हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंचवानी। हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है इससे पहले। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सेल, लिविंग सेल, डिस्कवरी, सेल थ्योरी, ये टॉपिक्स कवर किए। आप वीडियो नंबर 1 जो है उसको देख सकते हैं। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, हर सेल में, सेल क्या है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी भी लिविंग को डिफाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल। हर सेल के पास क्या क्या चीजें होती हैं? इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, ये एसेंशियल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ सेल है। इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कंट्रोलर ऑफ सेल होता है। दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो मैट्रिक्स होता है। अभी पहले हम लोग डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो नेचर में अमॉर्फस है। साइटोप्लाज्म अमॉर्फस, देखो दो प्रकार का नेचर होता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब जो क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है, और अमॉर्फस मतलब जो खुरदुरा होता है। जैसे कि अगर आपने कोई टैल्कम पाउडर लिया है ना, तो टैल्कम पाउडर कैसे है? वो चिकना सा रह जाता है ना, तो वो क्या है? अमॉर्फस नेचर रखता है। ये बाय नेचर ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रॉपर्टी अपीयरेंस वाइज। तो ये कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। बाय नेचर ये ट्रू कोलॉइडल सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। ट्रू सोल्यूशन प्लस कोलॉइडल सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। ओके, अब इसमें साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो पहले मैं आपको बताऊं, साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बटा होता है। एक उसका होता है प्रॉपर वाटर वाला पार्ट, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बताने के पहले देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो इसमें आते हैं सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन। वो चीजें जो सेल में घुली हुई हैं या बिखरी हुई हैं उसे कहते हैं सेल इंक्लूजन। राइट, सेल ऑर्गेनेल को आप लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो मेम्ब्रेन के आधार पर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ ऑर्गेनेल जो होंगे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, यानी कि उनमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ ऑर्गेनेल होंगे जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और कुछ होते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो इसमें से कौन से ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड है, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है, प्लूरल में आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो। एंड देन न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ये कुछ है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, एंड मेम्ब्रेन लेस में आता है राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम। ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेल्स होंगे तो हम लोग, अच्छा वैक्यूल भी है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में। राइट, सो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में अब क्या क्या चीजें होती हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का काम क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ही इसको सॉल जेल नेचर देता है। मतलब साइटोप्लाज्म थोड़ा सा जेल जैसा होता है, थोड़ा सा सॉल जैसा होता है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। इंटर कन्वर्टिबल, सॉल और जेल जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। बेसिकली जब आप किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को देखोगे, यहाँ बना देती हूँ ना, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा यानी कि सॉल में सॉल बनाता है और कुछ हिस्सा जेल बनाता है। ठीक है, तो वो जेल वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो सॉल वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। लेकिन सॉल से चीजें बाहर जेल वाले की तरफ जरूर जाती हैं, और जेल से चीजें सॉल वाले की तरफ जाती हैं। तो एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, यहाँ पर एक्सचेंज चलता रहता है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये सॉल और जेल। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के कुछ फंक्शंस हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के ये फंक्शन होते हैं दैट इट हेल्प इन
वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल के निर्माण में मदद करता है। इट हेल्प इन वेसिकल फॉर्मेशन। इट इज प्रोवाइडिंग द साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका काम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जगह देना कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पर टेक प्लेस करे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, जिस सेल में प्रेजेंट होगा स्यूडोपोडिया बनाना होगा। सो इट हेल्प्स इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। इट इज दैट साइट जहाँ पर सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इट इज द साइट वेयर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स are present. ठीक है, so this is about the constituent of cytoplasm. साइटोप्लाज्म में मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट कहलाता है साइक्लोसिस। व्हाट इज साइक्लोसिस? साइक्लोसिस इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट। सो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट का मूवमेंट। ये सबसे पहले सेल में रिपोर्ट किया गया था एमईसी के द्वारा। इट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एमईसी। अब साइक्लोसिस ना दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। रोटेशनल मूवमेंट, साइटोप्लाज्म जो है वो गोल गोल घूम रहा है, किस तरीके से घूमता है, घूमने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म कैसे घूमता है? साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोटेशनल और एक होता है सर्कुलेशनल मूवमेंट। सर्कुलेशनल मूवमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल में क्या है? वैक्यूल। एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और वही कुछ सेल होगा जिसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है। मेनी स्मॉल वैक्यूल होते हैं। कुछ सेल होते हैं जिसमें वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब इसमें मूवमेंट किस तरीके से होगा? जब वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म उसी वैक्यूल के अराउंड एक ही दिशा में घूमेगा। सो दिस इज द मूवमेंट अराउंड वन वैक्यूल। इट इज द मूवमेंट अराउंड वन वैक्यूल, वन लार्ज वैक्यूल, and this movement is unidirectional. वहीं अगर movement is around many, movement around many small vacuoles, this movement is bidirectional या फिर multidirectional भी लिख सकते हैं हम इसे। many मल्टी डायरेक्शनल। एक वैक्यूल के आजू बाजू इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, दूसरे में ऐसे हो रहा है और वहीं अगले में कुछ इस तरीके से हो रहा है, दिशा बदल गई है, राइट। सो रोटेशनल मूवमेंट मतलब क्या है और सर्कुलेशनल मूवमेंट क्या है? एक सेकंड में सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो सर्कुलेशनल मूवमेंट, मैंने नाम उल्टा लिख दिया था गलती से। सर्कुलेशनल and this is rotational movement. एक ही दिशा में जो होता है उसे कहते हैं रोटेशनल। तो दो प्रकार का मूवमेंट आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर। सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था एमईसी के द्वारा। साइटोप्लाज्म ये एक बड़े से वैक्यूल के आजू बाजू घूमता है, तो वो क्या हो गया? रोटेशनल मूवमेंट। समझे? अब साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो भी लिविंग कंटेंट है। प्रोटोप्लाज्म पूरा लिविंग मैट्रिक्स सेल का, लिविंग मैट्रिक्स ऑफ सेल, ये दो चीजों से मिलके बनता है। वो दो चीजें ही हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो चीजों से मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बाउंड्री क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, इट इज सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है, इट इज सेपरेटेड। कौन सेपरेट है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, दे आर सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, तो वो क्या है, बाहर वाली चीजों को अलग कर देती है ना अंदर वाली चीजों से। ये हमने देखो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म किन चीजों का बना होता है, राइट। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेल शेप और साइज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बेसिकली चलेंगे ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन का पूरा नेटवर्क जो बना है उसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इट इज नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनेल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन फंक्शन। आपस में ये रिलेटेड कैसे होते हैं? इनका फंक्शन काफी मिलता जुलता है, रिलेटेड इन फंक्शन। कौन कौन सी चीजें आती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? तो सबसे पहले आता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रवी झिल्लिका भी कहते हैं हिंदी में। अब नाम कुछ पल्ले नहीं पड़ना है हिंदी वाला आपको, तो हम लोग इंग्लिश में ही समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और क्या काम करता है। सबसे पहले इसका लोकेशन मैं आपको बता दूं। अगर ये सेल का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, वेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल, न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होंगे। और यहां से अराइज करता है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट बना के दिखा रही हूँ। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से भी एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किए हैं इनके सरफेस पे प्रेजेंट है राइबोसोम। खुरदुरा सरफेस होता है क्योंकि सरफेस के पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय टू पीपल, लेकिन साथ में मिलके नहीं। सो इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय पोर्टर। पोर्टर ने अलग समय पे अलग जगह पर 1945 में डिस्कवर किया था, एंड उसी समय पे एंड अनदर पर्सन थॉमसन also discovered around 1945, around the same time। तो दोनों को क्रेडिट दिया जाता है, पोर्टर एंड थॉमसन, इन दोनों को क्रेडिट मिलता है एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के डिस्कवरी का। पोर्टर gave the term endoplasmic reticulum in 1953। तो नाम देने का क्रेडिट किसके पास जाता है, पोर्टर के पास जाता है। कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीजों से मिलके बनता है। कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टिब्यूल, वेसिकल और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टर्नी। दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टिब्यूल क्या है? जो भी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से ब्रांचिंग रखता हुआ दिखाई देगा उसे हम क्या कहते हैं, टिब्यूल।
जो स्मॉल स्फेरिकल होंगे वो है वेसिकल, और जो फ्लैट डिस्क लाइक होंगे वो है सिस्टर्नी। आप एक सिंगल भी बना सकते हो, ये ऐसे स्टैक में अरेंज है। सो ऑल दीज आर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसे हैं? चपटे हैं, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दीज आर फ्लैट। टिब्यूल्स कैसे हैं? ब्रांच्ड, एंड वेसिकल्स आर सर्कुलर इन अपीयरेंस। तो ये मिलके बनाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वेसिकल्स होते हैं इनका जो डायामीटर है वो 50 से 500 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, मतलब इतना रेंज में मिलता है। सिस्टर्नी जब भी आप देखोगे तो वो आपको न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, so they are formed close to nucleus always, and they are important component of रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैक्सिमम टाइम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट कौन है? कंपोनेंट ऑफ एसीआर, टिब्यूल। एंड वेसिकल किसका कंपोनेंट होता है? वेसिकल दोनों में पाए जाते हैं, पर मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके लिए हम लोग एसीआर यूज करते हैं वो वेसिकल के बने होते हैं। तो अगर इस ड्रॉ में हमें बनाना होगा तो यहाँ पर हम लोग वेसिकल बना लेते हैं। डायग्राम में लेबलिंग कर देंगे, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बहुत नजदीक है। क्यों ऐसा है हमें नहीं पता, पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बहुत नजदीक है। हमें पता है, मतलब अभी नहीं पता, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो जो सिस्टर्नी होते हैं इनका थिकनेस क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन की बात करते हैं पहले, पूरा जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना। सो एक मिनट, नोट द मेम्ब्रेन of endoplasmic reticulum is about 50 to 60 angstrom thickness। जैसी थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल भी पढ़ेंगे हम लोग, तो जैसी थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है वैसे यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबाउट 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है यहाँ पर प्रेजेंट। डिस्कवरी देख ली हमने। टिब्यूल्स, दीज आर कंपोनेंट ऑफ एसीआर, they are branched and they are present closer to plasma membrane। ये आपको जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलता है? वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलता है। और न्यूक्लियस कहाँ न्यूक्लियस के पास क्या मिलता है? तो न्यूक्लियस के पास सिस्टर्नी मिलते हैं। ये लोग न्यूक्लियस से बनते हैं। मेम्ब्रेन का थिकनेस मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान दो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा एरिया साइटोप्लाज्म का कवर करते हैं, राइट? बहुत सारे एरिया कवर करते हैं। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER divides the cytoplasmic content component into two parts। और वो दो पार्ट्स क्या होते हैं? लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल का मतलब इनसाइड ल्यूमेन, जो अंदर वाला भाग है। जैसे मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर लेबलिंग करके दिखाऊं, तो ये एरिया जो अंदर कवर हो रहा है उसे कहते हैं ल्यूमेन। So it is going to divide the whole cytoplasmic component into two parts, and those two parts are luminal, यानी कि अंदर ल्यूमेन वाला भाग, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है। समझो इस बात को, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब आउटसाइड ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाहर वाला जितना भी पूरा हिस्सा है वो सब क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, आउटसाइड ऑफ ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है या यूकैरियोटिक? एक सेकंड, सॉरी। नाउ लोकेशन, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है क्या? हाँ, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। तो ये किसमें नहीं पाया जाता? इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा ये कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी नहीं मिलता, यानी कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। सो लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर एब्सेंट है। प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, उसके अलावा मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है।
ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल देख लिए। अब इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बहुत सारे फंक्शन है, दोनों हम लोग अलग टाइप पढ़ेंगे तो देयर आर डिफरेंट फंक्शन, लेकिन क्योंकि ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क पूरा जाल बनाता है, so it can increase, endoplasmic reticulum can increase the cell surface, सेल का सरफेस 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये सेल का सरफेस बढ़ा सकते हैं 30 to 40 टाइम्स। ईआर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सिंथेसिस के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये कि ये सिंथेसिस करवाने वाला है, कुछ ना कुछ बनवाने वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा नेटवर्क बना के मिलेगा। कौन से सेल में? उस सेल में जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, वो सेल से बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा नेटवर्क बना के रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के पैंक्रियास के सेल्स या लिवर के सेल्स दिन भर लगे हुए हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगा है, उनके साथ मेहनत कर रहा है। पर वहीं पर ये सिंपल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंपल इन स्टोरेज सेल। जिस सेल को सिर्फ स्टोरेज करना है, बना के बचाना है, बस हमें ना स्टोर करके रखना है, तो उसमें ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? बस थोड़े बहुत टिब्यूल रहेंगे, सिस्टर्ने नहीं फैले रहेंगे। सो इट इज सिंपल इन केस ऑफ स्टोरेज सेल्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से सेल्स होते हैं? एडिपोज सेल दैट स्टोर एडिपोज यानी कि फैट। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम ही पूरा मतलब बस है नाम मात्र के लिए, वैसा वाला मिलेगा आपको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिड्यूस्ड, जिस सेल में सिंथेसिस नहीं होने वाला है, रिड्यूस इन बिल्कुल कम एक्टिव सेल्स जैसे कि स्पर्मेटोसाइट, और इसमें केवल मिलेंगे कुछ वेसिकल्स। जो एक्टिव रहते हैं उसमें मिलते हैं सिस्टर्नी, राइट। तो ऊपर जो हमने डिफरेंस लिखा इसमें हम लोग लिख देते हैं, इट इज प्रेजेंट इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स होंगे तो उसमें मिलेगा, इट इज दीज आर अबंडेंट इन लीस्ट एक्टिव सेल्स। ठीक है, दे आर अबंडेंट इन लीस्ट एक्टिव सेल्स। एंड टिब्यूल्स, टिब्यूल्स किस हिसाब से मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन, they are present or they are simple in लेस एक्टिव या फिर स्टोरेज सेल्स। जिस सेल में स्टोरेज का काम होने वाला है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से मिलता है, राइट। कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप होते हैं, एसईआर एंड आरईआर। ठीक है, एसईआर क्या है और आरईआर क्या है? दिस इज स्मूथ endoplasmic reticulum. RER is rough endoplasmic reticulum. दोनों किस तरीके से अलग हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आरईआर मैक्सिमम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात, रफ क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। उसके ऊपर के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे ग्रैन्युलर भी कहते हैं। छूने में कैसे लगेगा? खुरदुरा लगेगा, इसीलिए रफ। ठीक है, अब जब आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे ना, ये सिस्टर्नी है, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स लगे होते हैं, बीच में आप देखो हल्का सा गैप भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये जुड़े किसकी मदद से होते हैं? ये जुड़े होते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन की मदद से, जो इनको क्या करती है? जोड़ के रखती है।
तो ये ग्रैन्यूल है, कहाँ मिलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दे आर फाउंड इन वो सेल्स जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना. दे आर फाउंड इन सेल्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटीन का सिक्रीशन करेंगे उन सेल्स में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं इसे क्योंकि दानेदार है. इट इज फाउंड इन सेल्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. और किसके बने होते हैं मोस्टली? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ सिस्टर्ने. किसका बना होता है ये? सिस्टर्ने का बना होता है. तो कौन से सेल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं? जैसे कि पैंक्रियाज के सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स हैं हमारी बॉडी में, प्लाज्मा सेल्स आर प्रेजेंट. फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है. गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं, स्टमक में मिलते हैं, स्टमक लिख देते हैं हम लोग, राइट. तो ये सारी जगह है जहां पर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंस में मिलता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. सरफेस इनका कैसा होता है? बहुत ही स्मूथ होता है, दाने बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोफोरिन प्रोटीन पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा. राइबोफोरिन दो प्रकार का है ना, राइबोफोरिन प्रोटीन 1 एंड 2. इससे ज्यादा डिटेल्स अभी हमें राइबोफोरिन के बारे में नहीं पढ़नी है. क्या यहाँ पर राइबोफोरिन प्रोटीन होगा? राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं होगा, राइबोफोरिन इज एब्सेंट. ये कहाँ मिलेंगे? दे आर फाउंड इन सेल्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, जिनका काम होगा किसी भी प्रकार के लिपिड का सिंथेसिस करना. ठीक है, सेल्स एंगेज्ड इन लिपिड सिंथेसिस बोल सकते हो आप, और सेल्स ऑफ synthesis and storage of fat, synthesis and storage of fat, sterols, cholesterols, etc. ये रफ वाले जो है वो किसके बने होते हैं? मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टर्ने, एंड दे आर मोस्टली क्लोज टू न्यूक्लियस. वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स. ये किसके बने होते हैं? वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स के बने होते हैं, एंड दे आर मोस्टली क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मोस्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे. अब कुछ एग्जाम्पल वो सेल्स जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करने वाले लिवर के सेल्स, उसमें क्या मिलेगा आपको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा. उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड की जगह हम लोग लिख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स. आपको याद होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टेरॉल बनाता है ना, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स. ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो पढ़े थे आपने लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में, रिवाइज कर लो एक बार उसको. एडिपोज सेल्स जो एडिपोज स्टोर करते हैं, राइट. तो ये चीज मैंने आपको बता दिया. एक और खास चीज है कि अगर आपने आरईआर से एसईआर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, राइट. एक मिनट, आप आरईआर से राइबोसोम हटा दो तो आप एसईआर बना सकते हो. दिस इज पॉसिबल, लेकिन इसके उल्टा नहीं होगा. ठीक है, इसके उल्टा नहीं होगा, मतलब कि आप एसईआर से आरईआर नहीं बनाओगे उसमें चिपका के. आरईआर वो बन गया तो बन गया ना. एक क्वेश्चन आता है, व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ न्यूक्लियस. क्या जरूरत है उसे न्यूक्लियस के पास इतना पास रहने की? Why endoplasmic reticulum is in close association with nucleus? तो इसका जवाब ये है, it is very close because
synthesis of nuclear component, nuclear membrane is done by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस इज ER ऑफ मसल सेल। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और वो एक प्रकार का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि बाय नेचर वो लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जब ध्यान से देखोगे तो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट, क्योंकि एक्चुअल में राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसे बना के वो किसमें भेज देते हैं? सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेज देते हैं। So the membrane of rough endoplasmic reticulum has a pore present in the area. यहाँ पर एक tiny pore present होगा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के राइबोफ्लोरिन प्रोटीन है, 1 and 2। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन आपको मालूम है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, यानी कि एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या अंतर है? होमवर्क है आपका, वहीं पर साइड में आप लिख लोगे, है ना। व्हाट यू हैव टू राइट इज म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कैसे अलग होते हैं। ये हम लोगों ने प्रोटीन चैप्टर में पढ़ा है, आप रिवाइज करके वहीं पे जवाब लिख लो बगल में, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो कि म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या अंतर है। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो हेल्प करता है अटैचमेंट में। इट इज फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इट इज प्रेजेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। कई बार कुछ सेल इतना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं कि मतलब वो सिर्फ प्रोटीन ही बना रहे हैं, तो वैसे सेल को क्या कहा जाता है? वैसे सेल को कहते हैं, वैसे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं एर्गास्टोप्लाज्म। क्या कहलाता है वो? एर्गास्टोप्लाज्म। मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is engaged in protein synthesis very actively, बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो उसे कहते हैं एर्गास्टोप्लाज्म। ठीक है, एक मिनट, now there is one more note point, माइलॉइड बॉडीज क्या है? This is the structure of eye. Let's suppose this is the structure of eye. मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपको तो मार्क यहाँ पे। और ये जो पीछे स्क्रीन प्रेजेंट होती है ना, इस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। This screen is retina. Retina is the screen of eye. कान है सुनना, रेटिना क्या है? स्क्रीन है। तो यहाँ पर रेटिना पर के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऑफ रेटिना, they have SER but a little bit modified smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, they have modified smooth endoplasmic reticulum and that is known as, उनको कहते हैं माइलॉइड बॉडीज। क्या कहा जाता है उन्हें? माइलॉइड बॉडीज। तो मैंने अभी आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ER ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम लोग मसल वाले चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और नोट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड है तो वही कंटिन्यूअस में लिख दे रही हूँ मैं। निसिल ग्रैन्यूल क्या है? निसिल ग्रैन्यूल क्या है? तो ये न्यूरॉन याद करो,
ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ना कुछ डेंसली स्टेन्ड बॉडीज होती हैं, मतलब कि डेंस स्टेन पकड़ लेती है। सो दे आर डेंसली stained bodies, ठीक है, इन न्यूरॉन्स। या फिर आप लिख दो इन साइटॉन। किसमें प्रेजेंट होता है? साइटॉन में प्रेजेंट होता है, इन साइटॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ न्यूरॉन। सो दैट इज निसिल ग्रैन्यूल, न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, जो एक प्रकार का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से फंक्शन ऑफ ईआर क्या है? What is the function of endoplasmic reticulum? It is important for, it provides site for protein synthesis and lipid synthesis. ये तो सबसे important काम है इसका, that it provides site for protein synthesis and for lipid synthesis. लिपिड के और भी प्रकार हैं, for synthesis of phospholipid and glycerol, sorry, cholesterol, glycerol के अलावा cholesterol. It is responsible for synthesis of phospholipid and cholesterol, दोनों को बनाने के लिए ये responsible होता है। ये सेल में फॉर्म्स साइटोस्केलेटन, सेल के ना स्केलेटन की तरह काम करता है। आप ध्यान से देखो तो सेल में कितना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये। It forms cytoskeleton, that means it provides mechanical support. It provides mechanical support to मैट्रिक्स ऑफ सेल, सेल की मैट्रिक्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इट इज फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल, सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। विद इन द सेल, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, मतलब ये एंजाइम भी बनाता है। सो फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ये जगह देता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम यहाँ पर अटैच होकर प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम अटैच होते हैं राइबोफ्लोरिन की मदद से और प्रोटीन बना करके देते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, formation of nucleus की membrane, so formation of nuclear membrane and also for formation of Golgi body complex, Golgi body complex के synthesis के लिए भी responsible होता है। किस तरीके से Golgi body में थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, इसका सवाल आया है इसीलिए कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट टेक्स पार्ट, helps in detoxification with the help of साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक प्रकार का प्रोटीन है, P450 साइटोक्रोम के साथ मिलके ये लोग क्या करते हैं, सेल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब है जो भी चीज जरूरी नहीं है उस चीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। आई एम होपिंग दिस मच इज क्लियर फॉर यू अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, इन द कमिंग क्लास हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे।